और न्यूज नेशन नेटवर्क के एडिटर इन चीफ मनोज गैरोला सर हमारे साथ लाइव कनेक्ट हैं इन तमाम पहलू पर चर्चा के लिए। साथ साथ धीरेन पुंडी सर हमारे वरिष्ठ सहयोगी ग्राउंड जीरो से लखनऊ से राजधानी से हमारे साथ कनेक्ट है, राजधानी देहरादून से हमारे साथ सुरेंद्र डसीला हमारे सहयोगी लाइव कनेक्ट है। लेकिन मनोज सर, सबसे पहले आपका ही रुख करेंगे। एक अप्रत्याशित जीत बीजेपी को उस परिस्थिति में हासिल हुई जब बीजेपी कृषि कानूनों को लेकर एक चुनौती देख रही थी, लेकिन कृषि कानूनों के अलावा कानून का मुद्दा जो था वो पूरे पश्चिम बेल्ट में सबसे ज्यादा हावी देखा जा रहा है सर। हाँ जी, ठीक है आयुष, आपका ये कहना बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमारी रिपोर्टर्स की एक बहुत बड़ी टीम बहुत लंबे टाइम से पिछले 4 महीने से फील्ड में है और वो इलेक्शन को कवर कर रहे हैं। तो वो उन्होंने काफ़ी लोगों से पूछा कि सबसे बड़े मुद्दे क्या हैं, आखिर वो क्या मुद्दे हैं जो कि इस इलेक्शन को इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से तो भारतीय जनता पार्टी की, योगी सरकार की जो सबसे बड़ी उपलब्धि है वो उपलब्धि ये है कि उनकी सोशल वेलफेयर स्कीम करोड़ों लोगों के बीच पहुंची है। और जिस समय लोगों को जनता को सरकार की आवश्यकता थी, उस समय सरकार ने इन स्कीम्स की मदद से उन लोगों की हेल्प करी है। आप ये देखिएगा कि जो मुफ्त राशन की स्कीम है जो कि कोरोना के बाद आई, वो उससे 15 करोड़ लोगों को लाभ मिला है। उसी तरीके से कई इनकी जो महिला पेंशन स्कीम है और बाकी स्कीम्स हैं, उसमें करोड़ों लोगों को उससे लाभ मिला है। तो इससे अब जिस समय एक आम जनता को ऐसे टाइम पे सरकार मदद करती है तो लगता है, तो जनता को लगता है कि हाँ, हमारे यहाँ गवर्नेंस बहुत अच्छा है। तो ये योगी को, बीजेपी सरकार को जो ये वोट मिला है, ये एक पॉजिटिव वोट है। और यूपी जैसे राज्य में जहाँ जो कि इतना बड़ा स्टेट है, वहाँ दोबारा चुनकर आना और इस थंपिंग मेजॉरिटी से चुन के आना, इसका मतलब ये है कि सरकार ने छोटा मोटा नहीं, बहुत अच्छा काम किया है। क्योंकि ये किसी कम्युनल एजेंडा में इतनी भारी जीत नहीं मिलती। इतनी भारी जीत तभी मिलती है कि जब लोगों को कुछ डेवलपमेंट का काम नज़र आए और साथ ही सरकार की नीतियों से उनको डायरेक्टली फ़ायदा पहुँचे। दूसरा, जहाँ तक बात कानून और व्यवस्था की है, लॉ एंड ऑर्डर पूरे यूपी में सबसे बड़ी समस्या थी। और योगी सरकार की जो शुरू की सबसे बड़ी उपलब्धि थी वो यही थी कि इनके आने के बाद लॉ एंड ऑर्डर बहुत ज़्यादा ठीक हो गया था। और लोगों को आज भी, वहाँ की जनता को अखिलेश यादव के टाइम की याद है जिस समय की लॉ एंड ऑर्डर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो मेरे ख्याल से ये योगी सरकार के ये दो बहुत बड़े अचीवमेंट हैं। इनके साथ साथ जो डेवलपमेंट के जो काम हुए, जो वहाँ सड़कें बनी, मेडिकल कॉलेजेस बने, वो सारा, और करप्शन, तो वहाँ आज कोई नहीं कह सकता कि योगी जी ने किसी चीज़ पे करप्शन किया है या योगी के मंत्रियों ने किसी चीज़ को लेकर करप्शन किया है। तो ये भी एक यूपी के लिए बहुत बड़ा चेंज था। यही वजह आप देखते हैं कि एक अरसे बाद ऐसा हुआ है मनोज सर की कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की सियासत में एक उपलब्धि के तौर पर एक सरकार इसे जनता के बीच लेकर पहुंची और उस पर जन समर्थन भी हासिल हुआ है। हाँ जी, देखिए, कायदे से तो अगर कोई सरकार चुनकर आती है तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि सरकार अगर चुन के आई है तो इसीलिए आई है ताकि वो लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करे। ये सरकार की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्राइमरी जिम्मेवारी है। लेकिन 5 साल लेकिन योगी जी के टाइम से पहले के जो 5 साल थे या उससे पहले की जो सरकारें थी, मैं बीएसपी की बात नहीं कर रहा हूँ, उससे पहले की सरकारों की मैं बात कर रहा हूँ, उस समय लोगों का परसेप्शन ये था कि ये सरकार इंस्टीट्यूशनल लेवल पे कुछ गुंडों को प्रमोट कर रही है। तो ये जो वहाँ गुंडागर्दी थी, यहाँ जो एंटी सोशल एलिमेंट्स थे, वो उसको सरकार का समर्थन प्राप्त था। वो कौन मंत्री था और कौन गुंडा है, कई बारी तो उसके बीच जो अंतर है वही लोगों को मालूम नहीं होता था। तो इसलिए जब ग्राउंड लेवल पे योगी की सरकार आई, एक लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर भी उस समय आई थी और वाकई वो अचीव किया, तो वहाँ की जनता के लिए ये एक बहुत बड़ा चेंज था। मेरे ख्याल से ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसके कारण कि इतना भारी समर्थन योगी की सरकार को मिला है। बिल्कुल, हमारे साथ दीपक भी गोरखपुर से लाइव कनेक्ट हो गए हैं, उनका रुख करेंगे, धीरेन सर का रुख करेंगे। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर है, लखीमपुर खीरी की सभी सीटों पर बीजेपी ने एक बार फिर से क्लीन स्वीप किया है। पीलीभीत की 4 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। कन्नौज सदर से बीजेपी के असीम अरुण ने एक बार फिर से जीत दर्ज कर ली है। 2 अहम जिले तराई के लखीमपुर से लेकर पीलीभीत तक बीजेपी ने एक बार फिर से क्लीन स्वीप किया है। एक बड़ी कामयाबी के तौर पर इसे देखा जाएगा। और साथ साथ दोनों ही इलाके ऐसे हैं जहां बीजेपी के लिए चुनौतियां थी, ऐसा कहा जा रहा था। एग्रेसिव वोटिंग को लेकर एक अलग एनालिसिस रखने की कोशिश की गई। पीलीभीत जहां से वरुण गांधी सांसद हैं,
उनको लेकर भी कई सारे सवाल उठे। हाल के दिनों में जिस तरह से वो कुछ सवाल उठा रहे थे सोशल मीडिया के जरिए, ये एक बड़ा मुद्दा है। धीरेन्द्र सर का करेंगे। धीरेन्द्र सर, इसे आप किस तरह से देखते हैं? दोनों जिले जहां बीजेपी ने पिछली बार बड़ी जीत हासिल की थी, उस जीत को बरकरार रखा है। एक तरफ लखीमपुर खीरी का कांड, दूसरी तरफ पीलीभीत सटा हुआ है, उससे तराई का जिला है, सेम मुद्दे भी वहां पर जमीन पर हैं। और वरुण गांधी की नाराजगी के अलावा बीजेपी एक बार फिर से उसी तरह से दोनों जिलों में क्लीन स्वीप करती है। देखिए, पूरे किसान आंदोलन के शब्द के साथ जो उस समय जो बीजेपी के खिलाफ सब लोग पॉलिटिकली इकट्ठा होना चाहते थे, उन लोगों ने एक मंच के तौर पर उसको इस्तेमाल किया। आप उसको मुजफ्फरनगर से लेके आप लखीमपुर खीरी तक पहुंचते हैं, तराई के लैस तक पहुंचते हैं। वहां भी आप याद होगा कि तमाम लोग पहुंचे, राकेश टिकैत पहुंचे, और उन लोगों ने इस पूरे लखीमपुर खीरी को एक बड़ा मुद्दा मान लिया कि इससे ही यहाँ फैसला होगा। लेकिन जो स्थानीय समीकरण है, जो बीजेपी के कानून व्यवस्था को लेकर लोगों का यकीन था, चूंकि ज़्यादातर लोग, हम लोग जब बेहट से निकले हैं और न्यूज स्टेट ने लगातार दिखाया है कि किस तरह का माहौल प्रदेश में महिलाओं में, बुजुर्गों में या तमाम लोगों में कानून व्यवस्था को लेकर बहुत ही सरकार के साथ अटैचमेंट था। और प्रधानमंत्री मोदी और योगी मुख्यमंत्री, उन दोनों की जोड़ी जो है, मुझे लगता है कि मतदाताओं के लिए एक बहुत बड़ा आकर्षण रही। आप लखीमपुर खीरी का केस तो टेस्ट केस है, और इसके साथ साथ मुजफ्फरनगर की जी धीरेन्द्र सर की शायद आवाज नहीं आ रही हम तक, लेकिन लगातार हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से लखनऊ विधानसभा के आसपास भी पूरी तरह से जश्न दिख रहा है। और दूसरी तरफ ये आंकड़े देखिए, बीजेपी 270 सीटों तक रुझानों में पहुंच चुकी है और अब नतीजों में भी आंकड़ा तब्दील हो रहा है। समाजवादी पार्टी पिछली बार से बेहतर जरूर है, लेकिन पूर्ण बहुमत के आंकड़े से काफी दूर। और इसी तरह से बीएसपी 1 सीट, जबकि कांग्रेस को 2 सीटों पर बढ़त मिलती हुई दिख रही है। 2 सीटें जो अदर्स के खाते में है, वो जनसत्ता दल की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। और उत्तराखंड में भी बीजेपी को बम्पर बढ़त मिलती हुई दिख रही है। बीजेपी 48 सीटों पर लीड कर रही है, कांग्रेस 18 सीटों पर आगे है। हरिद्वार से मदन कौशिक चुनाव जीत गए। हालांकि शुरुआती दौर में रुझान में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक पिछड़ते हुए जरूर दिख रहे थे, लेकिन मदन कौशिक ने चुनाव में जीत दर्ज किया। लाल कुआं से हरीश रावत चुनाव हार गए हैं। पिछली बार 2 विधानसभा सीटों से चुनाव लड़े थे, दोनों पर हरिद्वार और किच्चा, दोनों से ही उनको शिकस्त झेलनी पड़ी थी। इस बार फिर हरीश रावत को चुनाव में शिकस्त मिली है। सीएम पुष्कर सिंह धामी खटीमा से पीछे चल रहे हैं। मनोज सर, इसे किस तरह से देख रहे हैं? उत्तराखंड में बीजेपी तमाम चुनौतियों के आगे, मुख्यमंत्री के फेसेस बदलने के अलावा जो प्रधानमंत्री मोदी का एक सर्वव्यापी चेहरा दिख रहा है, उसकी बदौलत एक बड़ी बढ़त की तरफ। हाँ आयुष, आपका ये कहना बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो भी गलत काम बीजेपी कर सकती थी वो सारे के सारे उन्होंने उत्तराखंड में किए। उत्तराखंड में कि जनता ने वहाँ 3 चीफ मिनिस्टर देखे। पहले जो चीफ मिनिस्टर थे उनका काम कोई ठीक नहीं था, उसके बाद उनको फिर चेंज करना पड़ा। दूसरे जो चीफ मिनिस्टर वो लेकर आए, उनका काम तो और भी ज़्यादा ख़राब था। उसके बाद फिर जो तीसरे चीफ मिनिस्टर आए, उनके ऊपर बहुत ही कम टाइम पे करप्शन के चार्जेस लगे और उनका काम भी कोई ठीक नहीं था। लेकिन इस सब के बावजूद भी अगर बीजेपी को इतनी भारी मात्रा में वहाँ अगर सीटें मिली हैं या इतना भारी जन समर्थन मिला है, इसके पीछे एक ही कारण है, क्योंकि उत्तराखंड में लोगों को आज की डेट में भी नरेंद्र मोदी के ऊपर ट्रस्ट है, उनका विश्वास नरेंद्र मोदी के ऊपर है। आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी काफ़ी बारी उत्तराखंड गए और ख़ास तौर से जो बद्रीनाथ केदारनाथ है, वहाँ तो हर साल उनका एक बारी जाना होता ही है। और इसके साथ साथ उनकी जो सोशल वेलफेयर स्कीम्स हैं, सोशल वेलफेयर स्कीम्स भी वहाँ उनकी काम करी। वहाँ के लोकल नेताओं ने भले ही काम ना किया हो, लेकिन लेकिन उत्तराखंड के जो कुछ एमपी हैं राज्यसभा के, जैसे अनिल बलूनी जी हो गए, तो उन्होंने वहाँ काफ़ी ज़्यादा काम किए। तो इस कारण आप देखेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट ने परफॉर्म नहीं किया, लेकिन सेंटर की नीतियाँ, उसके कारण वहाँ उनको वोट मिले हैं। दूसरा ये है कि उत्तराखंड में एक नेशनलिस्ट फीलिंग लोगों में है। एक तो ये कि वहाँ एक ट्रेडिशन है कि वहाँ के लोग आर्मी में होते हैं। दूसरा ये है कि एक बॉर्डर स्टेट है, तो इस कारण वहाँ पर एक नेशनलिस्ट फीलिंग है। और तो उसका भी बीजेपी को मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। पर ये बात बिल्कुल ठीक है, आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि ये जो इलेक्शन है, ये इलेक्शन पूरा का पूरा नरेंद्र मोदी के चेहरे पे ही उत्तराखंड में कॉन्टेस्ट किया। और जिस बात का जिक्र आप कर रहे हैं सर, खटीमा से मुख्यमंत्री का सीट हार जाना इसकी तस्दीक करता है। खटीमा से पुष्कर सिंह धामी चुनाव हार गए, लाल कुआं से हरीश रावत चुनाव हार गए हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी सीट खटीमा से 2 बार के विधायक रहे, लेकिन तीसरी बार जब प्रत्याशी बनाए गए
तो मुख्यमंत्री को हार का सामना करना पड़ा है। ज्यादा जानकारी के साथ देहरादून का रुख करेंगे, संवाददाता सुरेंद्र सीला लाइव कनेक्ट है। सुरेंद्र, क्या मार्जिन रहा और आखिर क्या ग्राउंड पर कारण रहे हैं? देखिए, बिल्कुल ये तो कंफर्म हो चुका है। सूत्र हमारे बता रहे हैं, जो वहाँ पर अधिकारी हैं, जो तमाम लोग हैं, उन्होंने कहा है कि सीएम अपनी चुनाव को हार चुके हैं। और ये उनका जो अंतर रहा है, क्योंकि जहाँ पर सीएम लड़ रहे होते हैं या बड़े लोग लड़ रहे होते हैं तो कई बार रिकाउंटिंग का प्रोसेस होता है। कई बार ये चाहते हैं कि एक बार फिर से पोस्टल बैलेट गिन लिए जाएं या फिर से एक बार काउंटिंग हो जाए। तो ये तमाम गतिविधियां चलने से ये अभी तक डिक्लेयर करने में समय लग रहा है। लेकिन ये न्यूज़ स्टेट ने बहुत पहले बता दिया था कि उस सीट पर मुख्यमंत्री हार रहे हैं। और जिस तरह से आज की पूरी काउंटिंग है, हर राउंड में भुवन कापड़ी बढ़त लेते रहे, सीएम एक बार भी उनको पीछे नहीं कर पाए। और दूसरी बड़ी बात जो मनोज सर ने कही, देखिए उन्होंने जिस तरह की बात कही कि केंद्र का प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा, बिल्कुल सही बात है। प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर ये वोट पड़ा है। अगर ऐसा नहीं होता तो दिग्गज मंत्री और सीएम के खास कैबिनेट मंत्री यतीश्वरानंद नहीं हारते, उनको हरीश रावत की बेटी ने हराया है। यही हालत पूरन फर्तियाल की है, जो पुष्कर धामी के बहुत करीबी थे। यही हालत इस वक्त अगर बात करूं तो किच्छा में चुनाव लड़ रहे राजेश शुक्ला की है, जो भी बड़े अंतर से हार रहे हैं। यही हालत संजय गुप्ता की है, जो लक्सर में हार चुके हैं। ये सारे लोग सीएम के करीबी थे और उस ग्रुप के करीब में माने जाते थे, जिस पर हरीश रावत और विपक्ष खनन के आरोप लगा रहा था। और दूसरी बड़ी बात ये जी, कई सारे मुद्दे हैं जिनका असर व्यापक तौर पर देखा गया। मुख्यमंत्री के लिहाज से बड़ा अहम हो जाता है। गोरखपुर का रुख करेंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गढ़ से हमारे साथ दीपक श्रीवास्तव लाइव कनेक्ट है। दीपक, गोरखपुर में माहौल क्या है? लखनऊ की तस्वीरें हम देख रहे हैं, लखनऊ में लगातार विधानसभा से लेकर बीजेपी दफ्तर तक भगवामयी तस्वीरें सामने आ रही हैं। गोरखपुर में माहौल क्या है? देखिए, गोरखपुर तो सुबह से ही भगवामय हो चुका है और पीठ जहां पे हम इसमें है, गोरक्ष पीठ, जो पूरे प्रदेश की इसमें सियासत का केंद्र बन चुका है। योगी आदित्यनाथ जो इस पीठ के पीठाधीश्वर हैं, एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनने की राह पर हैं। और जो कार्यकर्ता हैं वो बेहद उत्साहित हैं, क्योंकि आज सुबह से जब से इनको पता चला कि बीजेपी की बढ़त तमाम सीटों पर होनी शुरू हुई है, पूरे पीठ में आपको जगह जगह इसी तरह से रंगे बिरंगे तमाम जो कार्यकर्ता है नजर आएंगे। होली आज ये खेल रहे हैं। ये बताइए, कितना बड़ा आज का दिन आप लोगों के लिए और कितनी उम्मीद थी इस जीत की आपको? नहीं, निश्चित तौर पे ये उत्तर प्रदेश की जनता की जीत है और हम लोग ये पहले से मान रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की पुनः प्रदेश में सरकार बनने जा रही है। और चूंकि ये चलता है, लोगों के आस्था और विश्वास का केंद्र रहा है, लोगों के बीच जाकर के निचले पायदान पे हम लोगों ने कार्य किया है, इसकी ये जीत है। संपूर्ण चलता है 24 करोड़ जनता की ये जीत है। अच्छा, गोरखपुर सदर सीट से जहां योगी जी लड़ रहे हैं, 25 राउंड में 75,000 वोटों से लीड कर रहे हैं, वो आपको लगता था कि 2 दिन उन्होंने प्रचार किया, इतना बड़ा लीड मिल पाएगा आपको? अभी पूरे गिनती तो हो जाने दीजिए, हम लोग कम से कम 1.25 लाख से लेके 1.5 लाख से ऊपर से विजयी होंगे। अच्छा, क्या लगता है कि इस जीत के पीछे कार्यकर्ताओं का जोश या फिर योगी आदित्यनाथ का चेहरा, क्या मेन फैक्टर रहा? देखिए, उत्तर प्रदेश में बस एक ही चेहरा है, पूज्य महाराज जी का। पूज्य महाराज जी ने आज ये साबित कर दिया कि कलयुग में भी भगवान श्री राम का अवतार होना है, आज हो गया। और उत्तर प्रदेश की जीत नहीं है, ये पूरे भारत की जीत है, ये पूरे भारतवासियों की जीत है। और ये जीत पूज्य महाराज जी अगले कई दशक तक ले चलेंगे। इसी के साथ चलिए, ठीक है। इसी बीच बड़ी खबर है, उत्तराखंड में एक और मंत्री की हार सामने आ रही है। धन सिंह रावत भी अपनी सीट नहीं बचा पाए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चुनाव हार गए हैं। धन सिंह रावत को भी शिकस्त झेलनी पड़ी है। एक बड़ा झटका बीजेपी के लिए हो सकता है। धन सिंह रावत भी चुनाव हार गए हैं। उत्तराखंड में एक और मंत्री को हार मिली है। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को चुनाव में हार देखना पड़ा। श्रीनगर सीट से धन सिंह रावत भी इस बार अपनी सीट बचा नहीं पाए। मनोज सर, एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चेहरा है, जहां पर ये चर्चा चल रही कि वो मार्जिन 1 लाख का होगा या 1.25 लाख का होगा। दूसरी तरफ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, वो अपनी सीट बचा नहीं पाए। क्या उत्तराखंड में अब बीजेपी को एक ऐसे चेहरे की तलाश होगी जिसकी सर्वसम्मति हो, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसी धमक रखता हो उत्तराखंड की पॉलिटिक्स में, लोकल टच हो, उसके साथ लोकल समर्थन हो? हाँ, देखिए, ऐसा है कि आप श्री नरेंद्र मोदी के नाम पे इलेक्शन तो कॉन्टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन उसको चलाने के लिए अगर डिलीवरी आपको देनी है तो उसके लिए आपको एक एफिशिएंट चीफ मिनिस्टर चाहिए होगा। अगर आप देखें तो यूपी में तो उत्तराखंड में वहाँ की जनता ने एक बार बीजेपी को माफ़ कर दिया, क्योंकि ये सरकार का कामकाज बहुत ही गंदा था। और चाहे वो मेरे ख्याल से तो हमारे देश में ऐसी बहुत कम सरकारें होंगी कि जहां 5 साल के अंदर 3 चीफ मिनिस्टर
दो चीफ मिनिस्टर चेंज हुए और तीसरे जो आए वो इलेक्शन हार गए। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये तो बिल्कुल क्लियर है कि वहाँ उनको एक डायनेमिक लीडर, यंग लीडर और एक ऐसा लीडर जिसकी मास फॉलोइंग हो। बीजेपी सरकार को, बीजेपी की जो सेंट्रल लीडरशिप है उसको ये नहीं देखना पड़ेगा कि कास्ट इक्वेशन क्या है, कि कौन ब्राह्मण है कौन राजपूत है, क्योंकि 3 राजपूत उन्होंने चीफ मिनिस्टर दिए और तीनों के तीनों ही नाकाम साबित हुए। तो मेरे ख्याल से कास्ट से ऊपर उठ के सेंट्रल की जो लीडरशिप है उसको सोचना पड़ेगा और पहाड़ के जितने भी जो भी उनके जो भी वहाँ के डायनेमिक नेता हैं, चाहे वो स्टेट में हो या वहाँ के नेता कोई सेंटर में हो, तो उनको चीफ मिनिस्टर ही बनाना पड़ेगा। आप इसे चुनौती के तौर पर देख रहे हैं क्योंकि अब नतीजे बीजेपी के पक्ष में है, लेकिन चौथा चेहरा बीजेपी को शायद ढूंढना पड़ेगा। हाँ, पहले देखिए बीजेपी के पास पहला चेहरा भी नहीं था, दूसरा भी नहीं था, तीसरा भी नहीं था, या था तो उन्होंने कास्ट इक्वेशन या बाकी चीज़ों को देखते हुए उन चेहरों को इग्नोर करा। अब मेरे ख्याल से बीजेपी को मेरिट के बेसिस पे काम करना पड़ेगा और अगर मेरिट के बेस पे उन्होंने काम नहीं करा और चौथा चीफ मिनिस्टर भी आकर अगर फेल होता है तो मेरे को लगता नहीं कि उत्तराखंड की जनता उन्हें कभी माफ़ करेगी। बिल्कुल, एक बड़ी चुनौती स्थानीय लेवल पर है। प्रधानमंत्री भी मोदी के चेहरे पर बार बार चुनाव तो जीत सकते हैं, लेकिन आपका अपना कामकाज क्या रहेगा इसको लेकर भी जनता आपको चुनती है और वो नुकसान पुष्कर सिंह धामी के हार के रूप में देखना पड़ रहा है। इसका जिक्र सर कर रहे हैं। धीरेन्द्र सर, आपका रुख करना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहां पर बीजेपी के समर्थक होली भी मना रहे हैं, डांस भी कर रहे हैं और जीत का जश्न अपने अंदाज में मना रहे हैं। एक लंबे अरसे बाद, लगभग 37 साल बाद उत्तर प्रदेश की सियासत में कोई सरकार इस तरह से रिपीट कर रही है। धीरेन्द्र सर का रुख करेंगे, राजधानी लखनऊ से लगातार बने हैं। धीरेन्द्र सर, कितनी बड़ी कामयाबी बीजेपी के लिए है और जिस तरह से मनोज सर ने भी कहा कि जो लोकल लीडरशिप आपकी है वो कितना डिलीवर करती है ये भी जनता तय करती है, उस पैमाने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कामकाज कितना बेहतर रहा जिसने पूर्वांचल से लेकर पश्चिमांचल तक जो जातीय गोलीबंदी विपक्ष की थी उसको तोड़ दिया? देखिए, अगर हम लोग इस अंदाज से देखें, पहले मैं आपको दिखा दूं, यहाँ लोग जो है ये देखिए अभी तक बहुत बड़ी भीड़, बुलडोजर सब लोग थे। अब चूंकि ये खबरें आ रही हैं कि शाम को सीएम होंगे और बड़े सीनियर लीडर पहुँच रहे हैं, तो धीरे धीरे सड़कें साफ हो रही हैं, लेकिन अलग अलग समर्थक अलग अलग अंदाज में यहाँ योगी जी के रूप में भी पहुँच रहे हैं लोग। ये तो एक यहाँ का सत्ता का जो जीतने के बाद है वो समर्थकों का इसी तरह का जोश होता। लेकिन ये बात मनोज सर सही कह रहे हैं कि जिस तरह से आपके पास डिलीवरी सिस्टम करने के लिए आपको स्थानीय लीडरशिप चाहिए, आपको वहाँ से जो योग्य नेता है उसको छांटना होता है। और मुख्यमंत्री योगी ने इस वोट बैंक में इजाफा किया है। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में आप दूसरी बार सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी की जो एक छवि है लोगों के बीच में और जो पहचान है उसके सहारे आप आना बहुत आसान नहीं है। यहाँ जातीय समीकरणों को तोड़ना बहुत मुश्किल होता है और बार बार तोड़ना और भी मुश्किल होता है। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लॉ एंड ऑर्डर और जो सेंट्रल की स्कीम्स हैं उनको पूरी तरह डिलीवर करना, ये भी बहुत बड़ा काम होता है कि आप उन जो पॉलिसीज सेंटर में बनाई गई हैं उनको एज सच इम्प्लीमेंट कर दें, उनको एग्जीक्यूट करें उसी लेवल पर जिस पर वो सोची गई थी। तो उत्तर प्रदेश में जब हम लोग पूरा चुनाव कर रहे थे, कवर कर रहे थे, तो राशन जो फ्री का राशन है और बिजली की जो सप्लाई है जिस पर अभी कम बात कर रहे हैं लोग, लेकिन जब भी हम लोग बात करते थे तो हर किसान के मुंह से ये निकलता था जब हम कहते थे कि आपको फ्री बिजली दे रहे हैं, विपक्षी दल ये कह रहे हैं, तो उनका कहना ये होता था कि जब बिजली होती ही नहीं है, जब वो आना ही नहीं तो फ्री बिजली का क्या मतलब है। वो डिलीवरी सिस्टम उन्होंने दिया, इसके अलावा फ्री राशन और सबसे बड़े मुद्दा मैं फिर कह रहा हूँ वेस्टर्न यूपी में वो फिर जीत का आधार अगर बन रहा है तो वो लॉ एंड ऑर्डर है, बुलडोजर बाबा की वो छवि है। तो इससे क्या हुआ कि जी